नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है सभी विगत एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ज्योग्राफी को पढ़ना कई लोगों को बोरिंग लगता है, उनको मज़ा ही नहीं आता ज्योग्राफी को पढ़ने में। लेकिन आज मैं आपको ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि 24 घंटे आपके माइंड में रहेगी और याद भी हो जाएगी। सबसे पहला टॉपिक जिस स्थल पर हम रहते हैं उसी स्थल से जुड़ा हुआ मिट्टी या मृदा से है। तो आइए जानते हैं आज का जो टॉपिक है आपका, मिट्टी मृदा। अब मिट्टी और मृदा क्या होती है दोस्तों, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं। आज हम उन्हीं अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तरों में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में भी जानेंगे। कौन सा तत्व किस मिट्टी में पाया जाता है तथा इस मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से जो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है आपका, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो जाता है। तो आपको याद रखना है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। मैं बात क्या कर रहा हूँ, जो भारत की मिट्टी है, जो भारत की मिट्टी है, मैं इसमें कमी की बात कर रहा हूँ, अधिकता की बात नहीं कर रहा। कमी किन तत्वों की पाई जाती है, उन तत्वों का नाम याद रख लीजिए। अगर पेपर में आए कि कमी, भारत की मिट्टी में कमी किन तत्वों की पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, या ह्यूमस जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जीवाश्म पेड़ पौधे आदि से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नाइट्रोजन, उसके बाद आपको याद रखना है फास्फोरस, उसके बाद आपको याद रखना है ह्यूमस। ह्यूमस, ह्यूमस जो कार्बनिक पदार्थ है, ह्यूमस जो कार्बनिक पदार्थ है, इनकी कमी पाई जाती है। राइट, ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ आप समझ चुके होंगे। कोई पशु मर जाता है उसको दाबने के लिए जाते हैं, जो जीवाश्म उसका मतलब कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसको कहते हैं। राइट, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ अब ICAR, यानी ICAR क्या है। आइए इसको समझते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारत की मिट्टी को 8 तत्वों में विभाजित किया गया है। 8 तत्वों में विभाजित किया गया है। 8 तत्वों में विभाजित किया गया है। अच्छा जी, 8 तत्वों में जब आपने इस मिट्टी को विभाजित करा तो पहला तत्व कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। पहले नंबर पे आएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कितनी परसेंट है? जलोढ़ मिट्टी मतलब कितने, अब मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट है भारत में? 71%। 71 नहीं 43%, सॉरी। नंबर दूसरी बात आती है लाल मिट्टी। नंबर तीसरी बात आती है काली मिट्टी। चौथी बात आती है लेटराइट मिट्टी। पांचवी बात आती है मरुस्थलीय मिट्टी। छठी बात आती है वनस्पति मिट्टी। और आठवीं बात आती है क्षारीय मिट्टी, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए, है ना। वनस्पति, अक्षारीय मिट्टी, वनस्पति मिट्टी, अक्षारीय मिट्टी या दलदली मिट्टी। देखो, मैं लेटराइट मिट्टी कितने परसेंट पाई जा रही है यहाँ पे? 37। काली मिट्टी 15% और लाल मिट्टी 18%। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कितना परसेंट पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। मैं बात कर रहा हूँ जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं की, है ना।
चलिए बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो सभी अपनी कॉपी में डाल लीजिए जलोढ़ मिट्टी। मैं देखो इस तरीके से आप डाल लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि 43% पाई जाती है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। सर्वाधिक कहाँ पाई जा रही है? ये भारत में, याद रहेगा इतना। चलिए नंबर 2 पर बात करते हैं। इसका अदर नेम क्या है और किस किस नाम से इसको बुलाते हैं? अदर जो इसका नेम है कॉप नेम है इसका, काचरी मिट्टी, कच्छारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। और ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? भारत के उत्तरी मैदानों का ही विस्तार करती है। भारत के उत्तरी मैदान, याद रहेगा, भारत के उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदानों का क्या करती है दोस्तों? विस्तार करती है। नंबर 3 बात, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। मतलब जो नदियाँ हैं वो क्या ला रही हैं? अवसाद। उस अवसाद से क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है किसका? इस मिट्टी का, याद रहेगा। ये इसमें बात थी। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। इसको दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में दोस्तों। पहला प्रकार आता है बागर मिट्टी। जलोढ़ का ही प्रकार है ये। इसको क्या बोलते हैं हम? बागर मिट्टी। नाम याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम? बागर मिट्टी। नंबर 2 इसको क्या बोलते हैं हम? खादर मिट्टी। बागर और खादर मिट्टी क्या होती है? आइए उनको मैं आपको समझा देता हूँ। इसको थोड़ा हम स्किप कर देते हैं। आइए बागर और खादर मिट्टी क्या होती है, आइए इसको समझा देता हूँ मैं आपको। चलिए अब मैं बात करता हूँ बागर और खादर मिट्टी की। चलिए बागर मिट्टी जो होती है, आइए उसको समझते हैं कि बागर मिट्टी क्या होती है। देखो बागर मिट्टी क्या होती है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। मतलब जब जलोढ़ मिट्टी जो नई होती है तो नई होती है, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो उस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है ना। और ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित मिट्टी होती है, ठीक है। बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में, यह मतलब जहाँ पे बाढ़ ना आती हो ना, सूखा हो, मतलब जहाँ पे सूखा हो, बाढ़ ना आती हो, ऐसे क्षेत्र में ये पाई जाती है। जहाँ पे बाढ़ ना आती हो, सूखा हो, ऐसे क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बागर मिट्टी पाई जाती है। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक। अब बात करते हैं हम खादर मिट्टी की। खादर मिट्टी क्या होती है? यह है नई जलोढ़ से उत्पन्न होती है। मतलब जब भी नई जलोढ़ होगी, मतलब जब भी नदी नए कणों को बहा कर लाएगी, उसका अवसाद बनाएगी, तो उसमें खादर मिट्टी होगी। नई अवसाद को बहा कर लाया गया से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो खादर मिट्टी का निर्माण होता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे बाढ़ आती है ना, वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। देखो पहला क्वेश्चन तो बना, जहाँ पे बाढ़ क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना खादर मिट्टी। जहाँ पे बाढ़ ना बाढ़ क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बागर मिट्टी। 2 क्वेश्चन आपके तैयार, TTE एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं बात कर रहा हूँ, ये तो उसके प्रकार हो गए, और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो आइए उन विशेषताओं के बारे में भी एक हल्की सी नज़र डालते हैं। पहली इसकी जो विशेषता है वो याद रखिएगा, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि उत्तरी मैदान में पाई जाती है तो सबसे उपजाऊ मिट्टी होगी, है ना। और मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से मैदानी क्षेत्र हैं वो याद रखिएगा। JK जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, राजस्थान, असम में, ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है, सॉरी, इसमें पंजाब है, असम है, उत्तर प्रदेश भी है, यूपी भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, राइट, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, आधे, ठीक है। बंगाल में भी है ये, राजस्थान में भी है ये, ठीक है, आधे। अब बात करते हैं हम इससे उत्पादित होने वाली फसलें। भाई जलोढ़ मिट्टी से कौन कौन सी फसलें उत्पादित हो सके, इनको ब्रैकेट में लिखना। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको। जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, जलोढ़ मिट्टी से उत्पादित होने वाली फसलें।
जलोढ़ मिट्टी से उत्पादित होने वाली, क्या बताया मैंने आपको, जलोढ़ मिट्टी से उत्पादित होने वाली फसलें, राइट। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ जलोढ़ मिट्टी से उत्पादित फसलें। तो पहली फसल इसमें आएगी आपकी, पहली फसल इसमें आएगी गेहूं। कौन सी आएगी, गेहूं। दूसरी गन्ना। तीसरी कौन सी फसल आएगी इसमें, चावल, मक्का दाल, मक्का दाल, गन्ना, गेहूं। ये कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। आइए अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी लाल मिट्टी की, जल्दी से। लाल मिट्टी के बाद मैं बात करूँगा काली मिट्टी की, फिर लेटराइट मिट्टी की बात होगी, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से हम बात करते हैं लाल मिट्टी। दोस्तों लाल मिट्टी क्या है, कितने परसेंट पाई जाती है, 18%। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, मतलब ये पाई जा रही है भारत में सर्वाधिक। नंबर दो बात कार्य, मतलब ये क्या हो रही है, वो तो ये कार्यान्तित चट्टानों के अवसादों से बनती है, याद रखिए। यहाँ कार्यान्तित अवसाद किसके हैं, चट्टान के हैं, ना कि नदियों के अवसाद, ये बात याद रखिएगा इसमें। लाल मिट्टी कार्यान्तित अवसादों से बनती है, चट्टानों के अवसादों से, राइट। चलिए दूसरी बात कहते हैं, इसके लाल होने का कारण, मतलब जो ये लाल हो रही है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके लाल होने का कारण क्या है, कौन सी ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, तो लौह ऑक्साइड। इसमें क्या होती है, लौह ऑक्साइड होती है, याद रखिएगा, लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। किसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, राइट। इसे जल योजित होने पर पीली दिखाई देती है। इसे पीली मिट्टी, मतलब जब ये जल योजित हो जाती है, जब ये जल योजित हो जाती है ना, तो इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, पीली मिट्टी के रूप में दिखाई देने लगती है, राइट। याद रहेगा, इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, पीली मिट्टी भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन, इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्र, मतलब कौन कौन से इसके क्षेत्र, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसके क्षेत्र याद रखिएगा। इसके पहला क्षेत्र है इसका कर्नाटक, दूसरा क्षेत्र है इसका तमिलनाडु, पहला क्षेत्र है इसका कर्नाटक, दूसरा क्षेत्र है इसका तमिलनाडु। देखो आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, पहला क्षेत्र मैंने आपको क्या बताया, कर्नाटक शायद आपको यहाँ पे मिलेगा इस एरिया में। उसके बाद तमिलनाडु भी आपको यहीं पे मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा, राइट। तो आप मैप में भी देख सकते हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि में पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इसके क्षेत्र कौन कौन से थे, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और मध्य प्रदेश। अब इससे पूछ लेता है उत्पादित होने वाली फसलें, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, लाल मिट्टी से उत्पादित होने वाली फसलें, क्षेत्र मैंने आपको बताए, क्षेत्र याद रखिएगा, और इससे उत्पादित होने वाली फसलें। जल्दी से कीजिए, जल्दी से। उत्पादित होने वाली, इससे उत्पादित होने वाली फसलें, उत्पादित फसलें। पहला नाम डालिए कपास किससे उत्पादित होता है, लाल मिट्टी से। कपास किससे उत्पादित होता है, लाल मिट्टी से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा और फिर बताइएगा सत्यम सर ने बताया था या नहीं बताया था। दूसरा आता है आपका गेहूं, तीसरा आपका आता है कपास, गेहूं, उसके बाद आती है दाल, उसके बाद आता है तंबाकू, उसके बाद आता है तंबाकू के बाद आता है ज्वार के बाद आता है नंबर 6 पे बाजरा। छाप लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, बाजरा के बाद आता है मक्का। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी इनको छाप लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं बात करता हूँ फटाफट, काली मिट्टी डाल लीजिए जल्दी। काली मिट्टी की विशेषताएं, पहली विशेषता है 15% पाई जाती है। दूसरी विशेषता ज्वालामुखी के लावासी चट्टानों के जो निर्माण होता है उनसे उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी के निर्माण से, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम कपासी मिट्टी
अन्य नाम अगर आपसे पूछ ले, अन्य नाम अगर आपसे पूछ ले कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी के बाद इसको बोलते हैं हम रेंगूर मद्रा, रेगूर मद्रा, रेगूर मद्रा के बाद हम इसको बोलते हैं लावा मिट्टी, लावा मिट्टी। ठीक है, आइए बात करते हैं लावा मिट्टी। ठीक है, मतलब सब जुताई वाली मिट्टी होती है, सबम जुताई, मतलब इसको समझोतना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो भी बोना है। ब्लैक सोइल, ये गीली होती है तो चिपचिपी भी होती है, मतलब ये जो ब्लैक सोइल होती है, ब्लैक मिट्टी होती है, गीली और चिपचिपी होती है, सूखने पर इसमें दरारें आ जाती हैं, है ना। और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, मतलब जो जल होता है ना उसको बहुत जल्दी सौंप लेती है ना। काली मिट्टी से उत्पादित होने वाली फसलें शुष्क खेती होती है, मतलब कम पानी वाली, जैसे कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ की मिट्टी होती है, इसलिए तंबाकू, चना, सूरजमुखी दाल, मोटी अनाजें, काली मोटी अनाजें, मोटी अनाजें। नंबर 2 पे ये बात कर रहा है चना, चना इसमें उगेगा। नंबर 3 बात कर रहा है ये दालें, दालें जो मतलब मोटी दालें हैं, है ना, सूरजमुखी दालें, मोटे अनाज, तंबाकू, चना, ये समझते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र, इसके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र याद रख लीजिएगा, इसके जो क्षेत्र हैं, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए हो गया, ये मैप है, देख लीजिए आप। मैप में इस प्रकार यहाँ पे मिट्टी के प्रकार दिए गए, इस मैप को देख लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, बीच में कक्षा को थोड़ा स्किप करने पर उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ काम आ गया था। मैंने आपको बताया काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगूर मद्रा, लावा मिट्टी कहा जाता है। और ये कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करती है? मोटी अनाजें, चना, दालें। ठीक है, ये इनका उत्पादन करती है। अब इसके बाद आती है ये सब जुताई, मतलब इसको स्वम जोता जाता है ना। और अब बात करते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके क्षेत्र हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, याद रहेगा। नंबर 1 महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। अब बात करते हैं जल्दी से जल्दी लास्ट मिट्टी की। लास्ट मिट्टी है आपकी लेटराइट मिट्टी। आइए उसको भी जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, आइए इस मिट्टी की बात करते हैं। लेटराइट मिट्टी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण है वो निक्षालन प्रक्रिया के तहत हुआ है। अभी निक्षालन प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ। यानी जहाँ पर उच्च तापमान हो, तेज धूप हो और उच्च वर्षा हो मतलब ज़्यादा वर्षा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, लेटराइट इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जैसे नदियाँ, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, नदियों के जो अवसाद है मतलब वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और आपको एक और बात बताता हूँ, सिलिका तत्व के कारण ये बीच में चले जाने से इसका निर्माण होता है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र यहाँ पे मैं एक इस तरीके से अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, इनको रट लीजिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर, नाम नोट कीजिए, पश्चिमी घाट की पर्वत की ढलान पर, याद रहेगा ढलान पर, ओडिशा के तट पर, याद रहेगा ओडिशा के तट पर। और नंबर 3 बात आती है मेघालय के पठार में। चलिए ये तो याद हो गया होगा आपके। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो, अगर आपसे क्षेत्र पूछ ले या फिर प्रयोग पूछ ले। अगर प्रयोग पूछ ले तो ईंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, ईंट बनाने में होता है। अगर इसका रंग लाल एल्यूमिनियम, देखो इसका रंग लाल क्यों होता है, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, अगर ये पूछ ले तो लाल रंग में आपको तोड़ निकालना है लोह ऑक्साइड प्लस लोह ऑक्साइड